नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए कानून की जानकारी देंगे। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति, कला, खोज, प्रतीक, नाम, चिन्ह, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि को कहते हैं। जिस प्रकार कोई किसी भौतिक धन का मालिक होता है, उसी प्रकार कोई बौद्धिक संपदा का भी स्वामी हो सकता है। इसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बौद्धिक संपत्ति के आविष्कारकों या निर्माताओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये बौद्धिक कानून या अधिकार जो हैं वो कानून के तहत दिए गए हैं। बौद्धिक अधिकार के हनन के लिए कानूनी उपचार भी है। आज जब साइबर वर्ल्ड लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वर्चुअल जो वर्ल्ड है इसमें भी बौद्धिक संपदा के मसले कानूनी दायरे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए कानूनों की जानकारी देंगे, साथ ही इससे जुड़े हुए कई कानून के बारे में आपको बताएंगे। बता दें आपको कि इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो परमानंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और दर्शक भी जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं फोन करके आप कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको बता देते हैं, 01206127 पर कॉल करिए या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए पांडे जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित मोटे तौर पर क्या नियम कायदे हैं, ये हमें विस्तार से बताएं। देखिए नेहा जी, भारत में बौद्धिक संपदा से संबंधित जो कानून है वो पूरी दुनिया में जो है वही लगभग यहाँ भी है। इसमें कोई अलग से बात नहीं कही है। ये एक बौद्धिक संपदा है, मतलब ये आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें इसमें ऐसा किया गया हो कि आमने सामने से कोई चीज दिखाई दे रही। हर वे चीज में, जैसे आपने कोई प्रोडक्शन किया है, कोई उत्पादन किया है, कोई चीज किया है, तो उसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअली उसको क्रिएट करने में शामिल है। यही इसका मूल रूप से इसका कारण है। जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था जब हम लोग स्टूडेंट थे, और बहुत पहले की बात है, तो उस समय 4 चीजें जो है खास तौर पर बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती थी। एक कॉपीराइट, एक पेटेंट, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, और इसके साथ एक चीज और, ये कॉपीराइट, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के अलावा कोई और भी चीजें ऐसी आ जाती थी जिनमें उसको रखते थे कि हाँ ये भी हमारे ट्रेडमार्क में भी उसको, लेकिन वो बाद में ऐसा जोड़ा गया कि ट्रेडमार्क। अब देखिए कि ऐसा है कि जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट के बारे में पहले से ये कहा जाता है, जैसे मैंने कोई उपन्यास लिखा, कोई किताब लिखी, कोई कहानी लिखी, और उस कहानी को किसी दूसरे ने मेरे नाम की लिखी हुई कहानी को छपवा लिया, तो उसका तो पेटेंट राइट नहीं हुआ। इस पर ये विवाद चलता है लेकर के कि वो उसका पेटेंट राइट है या जिस व्यक्ति ने छपवा लिया उसको। अब जब ये तय हो जाता है कि नहीं, उस व्यक्ति ने चुरा करके उसको छपवा लिया है, तो उससे हर्जाना भी लिया जाता है और फिर वो चीज, ओरिजिनल चीज रिस्टोर कर दी जाती है जो उस व्यक्ति को जिसने उसको लिखा है। अब आप देखिए कि बहुत सारी फिल्म हुई, या जैसे कुछ ऐसे आपने सुना होगा कि अभी पेटेंट के मामले में बासमती राइस जी, बासमती राइस जो हिंदुस्तान का मामला माना जाता है, अब उस बासमती राइस को कई देशों ने कहा कि नहीं, हम बासमती राइस हम पैदा करने लगे, इस नाते हमको ये मिल जाना चाहिए। तो आपको कैसे मिलना चाहिए? शुरुआत तो हमारे यहाँ से हुई है, आप कैसे उसको ले लेंगे? ये चीजें हैं। जैसे कांजीवरम की साड़ी हुई, कांजीवरम की साड़ी अगर मान लीजिए कांजीवरम में बनाई जाती है और वो और कहीं मेले बनारस में आके बनाने लगे, तो उसको बनारसी साड़ी तो अलग होती है, लेकिन कांजीवरम की साड़ी को उसको पेटेंट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति, वह जो बनाने वाले लोग हैं, मूल लोग उसमें वही चीज है, तो वही लोग हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि कानून में यहाँ पर ये मूल रूप से ये बात होनी चाहिए, ये मौलिक होनी चाहिए, और इसको कोई ऐसी चीज है कि जिसमें नयापन, इनोवेटिव चीज होती है, नई चीज आनी चाहिए, तभी ये जाकर के हो सकता है।
नहीं तो नहीं। अब बहुत सारी चीजों का बाद में पेटेंटिंग हुई है, KFT हुए, केंचुकी फ्राइड चिकन जैसे हो गया, या कहीं के हमारे यहाँ कहते हैं कि ये इसको बनारसी साड़ी तो छोड़ दीजिए, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसको कहते हैं ये रसगुल्ला है। तो रसगुल्ला को लेकर के इतना बवाल मचा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कि हमारा पेटेंट है कि उनका पेटेंट है। फिर उसमें देख लिए, बाद में विवाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि इस ढंग का जो रसगुल्ला बनाता है उस पर उड़ीसा का अधिकार होगा, और जो रसगुल्ले इस ढंग के बनाए जाते हैं नॉन स्पॉन्जी टाइप के, वो कलकत्ता का अधिकार होगा। इसी नाते इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आ गया है कि मौलिकता उसमें सबसे जरूरी चीज होती है, और उसमें आपकी बौद्धिकता झलकती है होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उसको पेटेंट राइट ये अधिकार पा सकते हैं, बौद्धिक अधिकार उस पर मिल सकता है। और इसके लिए पूरा कानून में ये प्रावधान है कि उसकी सुरक्षा की जाए। अगर मान लीजिए उसकी सुरक्षा न हो तो बेकार हुआ, उसकी मेहनत करना बेकार हो चला जाएगा, और कोई भी चोर जो है बहुत आगे निकल जाएगा, और मूल रूप से जो उसने बनाया मेहनत किया है वो भी जरा पीछे पे छूट जाएगा। इसी नाते उसको पूरी तरह से कानून में अधिकार दिया गया है कि वो उसकी सुरक्षा कर सके। जी सर, ये बताइए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बताएं, इसका क्या रोल है और भारत इस संस्था से कैसे जुड़ा है? देखिए, इसको वाइपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और ये इससे भारत जुड़ा हुआ, भारत नहीं UNO के तमाम देश से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कोई चीज वहाँ की अमेरिका में हुई या कहीं और हुई, या इंग्लैंड में कोई चीज होती है, और उसका कोई आदमी पाकिस्तान में बैठ करके उसको चुरा ले तो क्या करेंगे? तो उसका तो ये तरीका यही है कि उसको पता लगाया जाए। लेकिन हमारा कानून यानी इंडिया का कानून वहां पर नहीं लागू होता, पाकिस्तान का कानून दूसरे देश के लिए नहीं लागू होगा। कई बार तो ये कहने में मिलता है, देखिए सुनने में आप जाइए तो कहते हैं कि चीन के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में गए हैं वो कई जगहों पर काम करते हुए ऐसी चीजों को उन्होंने चुरा लिया है, और चुरा करके अपने देश में ऐसा बेचने लगते हैं जैसे वो उन्हीं का प्रोडक्ट हो, और पूरी दुनिया में मेड इन चाइना करके वो बेचते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारा, ये इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसी चीजों की सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी है, और वो देश जागरूक रहेगा तभी जाकर के ये काम होता है। सबसे बड़ी चीज वाइपो में क्या होती है, जो ये विश्व का संगठन जो है, इसमें सबसे जरूरी चीज है कि आपका पॉलिटिकली कितने स्ट्रांग है और पॉलिटिकल दबाव कितना बना सकते हैं। अगर पॉलिटिकल दबाव नहीं बना सकते हैं तो ये काम नहीं हो पाएगा कि कैसे, जैसे ढाका का मलमल है या ढाका की साड़ियां हुई, ढाका के कपड़े हुए, दुनिया में हंगामा मचाए हुए एक समय के बाद, तो कहते थे कि नहीं, लेकिन अभी नकल करके तमाम ऐसे देश हैं जो अपने को कहते हैं कि नहीं, ढाका के मलमल से, ढाका की साड़ी से, ढाका के कपड़े से हम अच्छा बना लेते। ढाका माने बांग्लादेश। तो ये स्थिति आ गई है। तो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं कर सकते हैं, और वो पॉलिटिकली स्ट्रांग मजबूत देश रहेगा तो उसको न्याय मिलने में कोई देरी नहीं होगी, और उसको हर्जाना भी मिलेगा, तो उसको रिकवरी भी उसकी हो जाएगी, और फिर उस पर बैन भी हो जाएगा जो देश इसका उपयोग कर रहा है, और वो ये पूरी तरह से उस चीज को वहां पर जिस देश ने इसको बनाया है उसको मिल जाएगा पूरा अधिकार। जी सर, ये भी बताइए कि बौद्धिक संपदा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हनन होता हो तो फिर क्या कानूनी उपचार का विकल्प रहता है? कानूनी उपचार के अलावा और क्या विकल्प रहेगा? बताइए, बौद्धिक संपदा कानून का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई हनन होता है तो इसका तो कानूनी उपचार ही केवल आप कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस चीज को डिसाइड करता है कि क्या बौद्धिक संपदा का हनन हुआ है या किसी भी चीज का ऐसा हनन हुआ। मान लीजिए हमने कोई ऐसी चीज बनाई भारत में कोई, और वो कोई दूसरा देश उस पर नकल करके और कह दे कि नहीं हमने इसको किया है, तो क्या करेंगे? इसी नाते कई बार ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, जैसे कैंपा कोला मालूम है कि किन किन चीजों से बनता है, लेकिन वो ऐसा ट्रेड सीक्रेट रख देते हैं कि कोई दूसरा देश उस चीज को जानने भी नहीं पाए, कोई बड़ी कंपनी उस चीज को बनाने भी नहीं पाए। ये एक तरह का ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं जिसको वो लागू रखते हैं।
लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात साबित हो जाती है, इस देश के और इस फैक्ट्री ने या इस पूंजीपति ने इसका दुरुपयोग करते हुए अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाया है और इसका चोरी किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। यही एक्शन होगा कि उस देश की सरकार से कहा जाएगा कि आप इसको रोकिए, अन्यथा भारत नहीं, कोई भी देश जो होगा हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक स्थिति है। सर ये बताइए कि कॉपीराइट सुरक्षा कितने समय तक चलती है? नेहा जी, ये कॉपीराइट की सुरक्षा जो है अभी तो 70 साल तक चलती है। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी ने पुस्तक लिख दिया, गोदान उपन्यास लिख दिया उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद ने, या पुराने किताबों को छोड़ दीजिए, तुलसीदास के रामायण को, तो ये तो 400 साल 500 साल पुराना हो गया। लेकिन अभी होता है कि जब तक वो व्यक्ति जीवित रहता है और उसकी मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी है 70 साल तक उसका लाभ ले सकते। वरना ऐसा होगा कि किसी ने पुस्तक लिखा और 70 साल के बाद अगर उसको रॉयल्टी मिलती रहती है तो वो लोगों के बीच में नहीं जा पाएगी और न उसको छपने का अधिकार मिलेगा। लेकिन 70 साल के बाद उस पुस्तक पर और उस फिल्म पर या उस ढंग की किसी भी चीज जो मानी जाती है जिसको पेटेंट अधिकार मिला हुआ है, जिसने उसको कॉपीराइट किया है, तो वह एकदम छूट हो जाती है। अब आप देखिए कि किसी ने अगर पुस्तक लिखी महात्मा गांधी की, मान लीजिए ऑटोबायोग्राफी, अब वो तो उस 70 साल तक उनके निधन के बाद उनके परिवार के लोग उसको रॉयल्टी को ले सकते हैं। या जवाहरलाल नेहरू की जो किताबें हैं, उनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई, या और भी 2-3 किताबें हैं, उनके रॉयल्टी आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम उस रॉयल्टी को नहीं लेंगे, तो देश की सेवा में लगा देंगे। लेकिन वो रॉयल्टी उनको केवल तभी तक मिल सकती है जब तक उनकी मरने के 70 साल तक पूरे न हो जाए। 70 साल जो ही पूरा हो जाएगा वो फ्री हो जाएंगे और किताब को कोई भी छाप सकता है, कोई भी बेच सकता है। ये पूरी तरह से ये कॉपीराइट का नियम है। कॉपीराइट के मामले में कहा जाता है कि अगर 70 साल के भीतर अगर कोई करता है तो उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ, माने उसका वायलेशन किया गया है और उस वायलेशन का जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा अगर किसी ने उस पर मुकदमा कर दिया। लेकिन आए दिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी किताबें आती हैं, बहुत सारी फिल्में होती हैं जिन पर की कॉपीराइट बना होता है और वो कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए दूसरे लोग उसकी नकल कर लेते हैं। लेकिन जो ही जागरूक होगा उसके परिवार के लोग ही तो कर सकते हैं, बाकी कौन करने जाएगा, या जिनको उत्तराधिकार में मिला होगा वही करने जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको पूरा हर्जाना मिलेगा। ये है जी। सर ये बताइए कि किन चीजों का पेटेंट किया जा सकता है और किन चीजों का नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। किन चीजों का पेटेंट किया जा सकता है, सबसे पहले तो इसी बात पर आ जाए। पेटेंट किन चीजों का, जो ऐसी चीज जो मौलिक हो पूरी तरह से, जो आपकी बुद्धि संपदा हो एक तरह से, वो किसी दूसरे चीज से जुड़ी हुई ना हो, उसका पेटेंट किया जा सकता है। और जो चीज मौलिक नहीं है वो उस पर पेटेंट नहीं हो सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप पेटेंट कराने जाएं और हमारा मौलिकता उसमें कहीं हो, झलक ही नहीं रही हो, तो उसमें पेटेंट कैसे मान लेंगे आप? पेटेंट कराने के लिए कि सबसे जरूरी चीज है कि आपकी बौद्धिकता उसमें झलकनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में आजकल हम लोग यूज करते हैं माउस, तो माउस का किसी ने पेटेंट करा लिया और वो पेटेंट कराने के बाद उस व्यक्ति को लाभ मिलता ही रहेगा, कहीं से भी आएगा, चाहे उसको 1 रुपया भी कहीं से मिल रहा हो, लेकिन उसका लाभ उसको मिलेगा। ऐसे स्मार्टफोन हुआ, स्मार्टफोन जिसने बनाया है वो बौद्धिक रूप से उसका प्रयास रहा है और उसकी बुद्धि का लाभ उसको वहां तक मिलता रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति कोई कहेगा है कि नहीं स्मार्टफोन हमने बना दिया नकल करके, तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये तो हो गया कि पेटेंट किस चीज का किया जा सकता है और कौन ऐसी चीज है जिसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है। जो हमने मान लीजिए कोई ऐसी चीज रखी, आपने दिल्ली अगरबत्ती का नाम रख दिया या किसी चीज का रख दिया, इसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति इस सामान से, इस चीज से कोई भी हमारी ओरिजिनलिटी नहीं झलकती है, कोई मौलिकता नहीं झलकती है,
कोई इसमें हमारी बुद्धिमत्ता नहीं झलकती है। हमने किसी चीज का प्रोडक्शन कर लिया और उसका नाम किसी चीज पर रख दिया तो इसको हम कहेंगे कि हमारा पेटेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए तो मान लीजिए हमने कुछ बना दिए तो सिलाई मशीन बना दिया या कुछ इस ढंग से कई चीजें का केयर के क्लिनिक के कोई सामान बना दिए, कॉस्मेटिक्स बना दिए, फिर वो अपना नाम रख लिए, कह दीजिए मैंने इसको बनाया। नहीं, वो आपकी बुद्धि कहीं से उसमें जुड़ी हुई नहीं, उसमें कोई मौलिकता नहीं छिपी हुई है, कोई बौद्धिकता नहीं छिपी हुई है, वो केवल आपने बनाया है, इस नाते उस पर पेटेंट नहीं किया जा सकता है। इसमें दोनों बातें हो गई कि आप किन चीजों पर पेटेंट पा सकते हैं, इसमें मौलिकता और बौद्धिकता हो, और जिस चीज में मौलिकता और बौद्धिकता नहीं है उसका पेटेंट नहीं किया जा सकता है। जी सर, ये बताइए कि बौद्धिक संपदा के संदर्भ में बैकग्राउंड, साइड ग्राउंड, फोरग्राउंड क्या होते हैं? अच्छा, ये देखिए ऐसा है कि ये बौद्धिक संपदा से संबंधित जो है, कोई भी चीज अगर आप प्रयास करेंगे तो उसमें एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, कई बार कई चीजों को लोग मिल करके। मान लीजिए हम ही कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कई चीजों का हमको प्रोडक्शन करना हो गया है और उसमें हमारे बौद्धिकता से कई चीज नई उभर के आ जाती है, तो उसमें एक बैकग्राउंड ये हुआ कि हम उस कार्य पर लगे हुए हैं, हमारा ओरिजिनल आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, हम उस चीज को लगे हुए हैं काम करने में। और दूसरी चीज ये है कि वो फोरग्राउंड, अब वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड लगभग दोनों एक ही चीज होती है। हमको उस चीज को आगे देख करके और उस पर हम तैयार कराते हैं। ये और साइड ग्राउंड में वो उसमें जितने लोग जुड़े होते हैं उनको देख करके कहा जाता है कि अगर ये इस चीज में अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस चीज को ये साइड ग्राउंड को लेकर के ये। तो मूल रूप से इसमें एक नहीं कई लोगों के प्रयास जो होते हैं वो फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, साइड ग्राउंड, इन सारी चीजों को देखते हैं। ये केवल एक शब्द है, इसमें कई लोगों का प्रयास होता है, लेकिन इसमें खास तौर पर एक व्यक्ति का ही प्रयास माना जाता है जिसने कि उसको आइडिया को आपके सामने फ्लोट किया है और जिसने उस आइडिया को बताया है कि ये विचार है और हमारा ये उद्देश्य है कि इसको बनाए। तो इसी नाते साथ में कई लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन वो नाम एक ही का होता है। जैसे कोई फिल्म बनाया है, गांधी फिल्म बना दिया या कोई हॉरर फिल्म बना दिया गया और ऐसी स्थिति में स्टार वार जैसे बन गई, तो वह एक आदमी का आइडिया था जिसने इस चीज को बनाया था और जिसने उसको लिखा था, लेकिन हुआ क्या कि वो कई लोग उसके फोरग्राउंड बैकग्राउंड में रहते हैं, इसी को फोरग्राउंड बैकग्राउंड यूज किया जाता है। जी परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कोई विस्तार से जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।